नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल जहां नाम जुड़ गया, तो ये तो स्वाभाविक है कि हमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। अतीत कुछ भी हो सकता है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में उसका तीसरा स्थान आता है। जो पहले नंबर की सबसे प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरे नंबर पर मिस्र की सभ्यता। तीसरे नंबर पर सिंधु घाटी सभ्यता। और चौथे नंबर पर चीनी सभ्यता। अब साथियों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, गूगल पे आप सर्च करना, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थान है। जैसे हम हड़प्पा की चर्चा करते हैं, जैसे हम मोहनजोदड़ो की चर्चा करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसे हम सिंधु प्रांत के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है। वहीं मैं अपने राजस्थान की चर्चा करूं, राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़, जिला है राजस्थान का, सबसे उत्तरी राजस्थान। हनुमानगढ़ में एक जगह है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा है ना, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही फेमस था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान माना जाता है। उसी तरीके से हम गुजरात के एक जगह की चर्चा करते हैं, लोथल। लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह का मतलब है कि जलयान चलते थे, साधन आते भी थे, साधन जाते भी होंगे, ऐसा माना जाता है। उसी तरीके से धोलावीरा की चर्चा करते हैं। ये धोलावीरा भी क्या है, गुजरात में है। जब मैं आज इंटरनेट पे पढ़ रहा था, जब मैंने हड़प्पा देखा, जब मैंने मोहनजोदड़ो देखा, तो नगरों की बसावट बड़ी मजेदार थी। पानी निकासी के साधनों संसाधन भी बड़े मजेदार थे। एक विशाल नहाने का स्नानागार था, जिसको हम आज स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हो गया था। नगरों की जो बसावट थी वो सुव्यवस्थित थी। बकायदा मकानों के पास नालियां हुआ करती थी पानी की निकासी करने के लिए। खुले मकान हुआ करते थे। जो नगर था उसके चारों तरफ परकोटा हुआ करता था। अब आप यूं सोच रहे होंगे, ये आजकल की बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है, एक पत्रिका है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को लेकर अध्ययन करती है, तो उस पत्रिका का नाम है नेचर पत्रिका। नेचर पत्रिका के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। मेरी इन बातों पर गौर करना, 8000 वर्ष पुरानी। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। कितनी पुरानी सभ्यता। 8000 साल पहले भी लोगों का रहने का ढंग, लोगों का व्यवहार करने का ढंग, उनका कम्युनिकेशन का ढंग, उनका लर्निंग का ढंग, जीवन यापन के साधन और संसाधन कितने सुसंस्कृत थे। भाई साहब, आज हम अब तो हम बिगड़ते जा रहे हैं। अगर अभी हम चर्चा करें तो अब तो हमने अपनी जो मूल सभ्यता है ना, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो जब हम इतिहास में जाकर, जब 8000 साल पहले जाकर हम उनका अध्ययन करेंगे, जिस मेथड्स को काम में लेंगे, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। उसे ही हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक अध्ययन कहेंगे। जैसे अभी कुछ फोटोज है, मैं आपको फोटोज बता देता हूं। फोटोज देखने के बाद में आपकी थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देख लीजिए साथियों, ये है ना सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि पानी के निकासी के तरीके। आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके हुआ करते थे। ये ओरिजिनल फोटो है। जहां पर जो स्थान थे ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जब उनकी खुदाई करी है, खुदाई करने के दौरान ये सारे के सारे कलाकृतियां, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर है ना, वहां पे प्राप्त हुए हैं। उसी तरीके से हम चर्चा करते हैं। आप देख सकते हो द स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की गलियां 8000 साल पहले। क्या आप कल्पना कर सकते हो कितनी शानदार गलियां हुआ करती थी। मतलब ये माना जाता है कि लोगों के पास दिमाग तो था,
आज हम मकान बनाते हैं, मकान का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, आर्किटेक्चर का पूरी तरीके से हम पालन करते हैं, उसको बुलाते हैं। इन लोगों के पास क्या था भाई? आप देखिए इनको, ये मोहनजोदड़ो की गलियां हैं। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। ये मोहनजोदड़ो का मैप है। अब आप देख सकते हो कि इसकी बसावट किस तरीके से थी। यहां पर ये देख लीजिए, ये मुख्य दरवाजा हुआ करता था, है ना? ये मुख्य दरवाजा हुआ करता था और नगर के चारों तरफ परकोटा होता था। और यहां पर ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर राइट साइड में देखिए, ये कैनाल हुआ करती थी, नहर हुआ करती थी, जो सिंचाई के लिए और पानी पीने के काम आती थी। आज के टॉपिक का ही हिस्सा है सारी चीजें, मैं हिस्ट्री में इसीलिए जा रहा हूं। ठीक है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को बोलते हैं लिपि। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो इस लिपि का प्रयोग करते थे संदेश भेजने के लिए, संदेश प्राप्त करने के लिए। यहां पर लिख भी रखा है कि इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है ना? उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर ये डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो की, नृत्य करती हुई लड़की, ये खुदाई में प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में। उसी तरीके से ये किंग हुआ करता था, मोहनजोदड़ो का राजा, ये भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। मैं बात कर रहा हूं 8000 साल पहले की। उसी तरीके से हम चर्चा करते हैं ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। आपने हिस्ट्री अगर आपका विषय रहा होगा तो सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। ये है ना ग्रेट बाथ, ये भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर जिसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल फोटो है हड़प्पा की, है ना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ओरिजिनल फोटो है, जो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। अब आप देख लीजिए इनकी बसावट देखिए, यहां पर लिख भी रखा है कि आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदड़ो इन मॉडर्न डे ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट नॉन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वर्तमान में पाकिस्तान में। अब आप इसकी बसावट देख लीजिए। अब ये जो तमाम मैंने आपको घटनाक्रम बताया, नाचने वाली लड़की की मैंने आपको फोटो बताई, उस समय के राजा की मैंने आपको फोटो बताई, वहां की जो स्क्रिप्ट थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बसावट मैंने आपको बताई, पानी की निकासी के तरीके आपको बताए। इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं ना अतीत में जाकर, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। अब मुद्दा यह निकल कर आता है, यहां तक तो आपके बात समझ में आ गई कि हिस्टोरिकल रिसर्च है। मुद्दा यह है कि गुरुदेव हम हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों करें? भाई ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हम 8000 साल पहले जाएं? अभी जो वर्तमान में हो जाए उसी का ही काफी है। 8000 साल पहले क्यों जाए? तो ध्यान रखना, यहां पर लिख रखा है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, पीपुल एंड सोसाइटी। जब हम प्राचीन इवेंट्स के लोग और समाज का अध्ययन करना चाहते हैं, लोग किस तरीके से रहते थे, उनका व्यवहार करने का तरीका क्या था, उनके कस्टम्स क्या थे, उनके टोटम्स क्या थे, उनके रिचुअल्स क्या थे, जब हम इन सब का पता लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो पहला कारण है, पहला कारण यही है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। जब हम प्राचीन इवेंट का अध्ययन करना चाहेंगे, वहां के लोगों और सोसाइटी का अध्ययन करना चाहेंगे, तो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स काम में लेना ही पड़ेगा। दूसरा यहां पर यह है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट सोसाइटी। जब हम प्राचीन समाज को समझने पर बल देते हैं, प्राचीन समाज को समझना है, वहां के रीति रिवाजों को समझना है, वहां के संस्कृति को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ेगा। जिसके बाद में जब हम वहां के आख्यान, आख्यान नैरेटिव्स का मतलब एक तरीके से कथात्मक संबंध हो सकता है। नैरेटिव्स को बोलते हैं कथात्मक संबंध। अब कथात्मक संबंध कोई भूतकाल से जुड़ा रह सकता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब आप प्राचीन ग्रीक की कथाएं पढ़ते हैं, या हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी कथाएं हैं, अब उनमें कितनी सत्यता है? जैसे मैं अपने राजस्थान की चर्चा करता हूं, मूमल की, है ना?
तो मूमल एक राजकुमारी हुआ करती थी। आप गूगल पे सर्च करना, जब हम मूमल की कथा पर हम जाएंगे तो उस ऐसी कथाओं की सत्यता का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, वो हमें मल्टीपल पर्सपेक्ट प्रोवाइड करवाता है। मल्टीपल पर्सपेक्ट का मतलब होता है बहुत सारे आयाम हमें प्रस्तुत करता है। जैसे हम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की चर्चा करें, मैं लिख देता हूं। अगर हम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की चर्चा करें तो जो गंगा सिंह है ना, गंगा सिंह जी एक बहुत बड़े इंजीनियर थे और मारवाड़ के उद्धार में महाराजा गंगा सिंह का प्रमुख योगदान माना जाता है। याद रखना, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक समय का भागीरथ बोला जाता है। जो नहरी तंत्र है ना बीकानेर, उसके आसपास का क्षेत्र, उसमें महाराजा गंगा सिंह का बहुत ज्यादा योगदान है। तो महाराजा गंगा सिंह का अध्ययन क्यों करेंगे भाई? हम अध्ययन इसलिए करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह ने ऐसा क्या दिमाग लगाया, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि आज से लगभग सैकड़ों साल पहले महाराजा गंगा सिंह हिमाचल और पंजाब से पानी लेकर आ गए। दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। मल्टीपल पर्सपेक्ट, हम शब्दों को जाना है। फिर जिसके बाद में पी रिजर्व कल्चर हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का मतलब यह है कि उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए, जैसे अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का आपको स्क्रिप्ट बताया, नष्ट हो गई, कुछ अंग्रेजों ने नष्ट कर दी, कुछ विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दी। तो हम हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए काम में लेते हैं कि उनका संरक्षण किया जा सके, सिस्टमैटिक ढंग से उनका कलेक्शन किया जा सके। कई बार ये मांग उठती है कि इतिहास लेखन की वापस आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट था उसमें तोड़फोड़ करके उसको रिक्रिएट किया गया, इसलिए उनमें वापस सुधार करने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च की आवश्यकता महसूस होती है। जिसके बाद में रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, वही हो गया कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को वापस निर्मित करने के लिए भी हिस्टोरिकल रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। मोर नॉलेज अबाउट कल्चर, किसी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च को काम में लेते हैं। जिसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, किसी आलोचना के लिए, किसी समालोचना के लिए, किसी अंधविश्वास को भगाने के लिए, किसी डाउट्स को दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों किया जाता है, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पास्ट इवेंट को जानने के लिए, पास्ट पीपल्स को जानने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को जानने के लिए, पास्ट सोसाइटी को जानने के लिए, कल्चर वैल्यूज रिचुअल्स को जानने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। फिर जिसके बाद में हिस्ट्री को वापस रिक्रिएट करने के लिए भी हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए भी हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। किसी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्ट डेवलप करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के लिए भी हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। नैरेटिव्स, आख्यान की पुष्टि करने के लिए भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लेते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। जब हम इतिहास में जाकर अध्ययन करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। क्यों किया जाता है, ये तमाम बिंदु मैंने आपको बता दिए। जिसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, और यहां पर दूसरे नंबर का ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, वो कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखना, हिस्टोरिकल रिसर्च के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम डेस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में चर्चा करें, तो ध्यान रखना, जब अतीत की घटनाओं के बारे में, जब अतीत के लोगों के बारे में, अतीत की संस्कृति के बारे में हम विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं, दैट इज डेस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसा कि नाम से पता है। जिसके बाद में दूसरे नंबर का है एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक, यानी कोई घटनाएं और संस्कृतियां किस प्रकार की हैं, जब उनके बारे में हम समझ पैदा करते हैं, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है। फिर जिसके बाद में दो घटनाओं या संस्कृतियों का हम तुलना करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मिस्र की सभ्यता की चर्चा करें, और जिसके बाद में जब हम चीनी सभ्यता की चर्चा करें, और
हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करें। तीनों सभ्यताएं इतिहास की सभ्यताएं हैं, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चीनी सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, हम इनमें तुलना करते हैं। अब तुलना किसी के आधार पर हो सकती है, खाने के ढंग को लेकर तुलना हो सकती है, कम्युनिकेशन को लेकर तुलना हो सकती है, सिंबल्स या स्क्रिप्ट को लेकर तुलना हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर जिसके बाद में अगला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरपेरेटिव रिसर्च। और साथियों ये जो वाक्यात्मक है ना, इसको निर्वचनात्मक भी बोलते हैं। निर्वचनात्मक, आपको पता होना चाहिए, जब हमने बेवर पढ़ा था तो बेवर साहब है ना, वो 4 प्रकार की क्रिया बताता है। मैंने एक फॉर्मूला भी बना रखा है, REAOT। आर का मतलब होता है रैशनल, ऐसी क्रिया जिसमें लॉजिक छुपा हुआ है, ऐसी क्रिया जो तार्किक ढंग से की जाती है, वो क्या होती है? रैशनल। ई का मतलब होता है एवुलेटिव, ऐसी क्रिया जिसमें मूल्य छुपे रहते हैं, ठीक है ना, और मूल्यों के द्वारा ये क्रिया की जाती है, मतलब कोई क्रिया जो मूल्यों से प्रभावित है, दैट इज एवुलेटिव। ए का मतलब होता है अफेक्टिव, जिसमें संवेग छुपे रहते हैं या संवेगों से प्रभावित होकर क्रिया की जाती है, वो अफेक्टिव होती है। टी का मतलब होता है ट्रेडिशनल, ऐसी क्रिया हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा वैसा कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल। तो बेवर एक बात कहता है कि प्रत्येक क्रिया तब तक क्रिया नहीं होगी जब तक उसका निर्वचन नहीं होगा। मतलब जिस भाव उद्देश्य के साथ मैंने क्रिया करी है, सामने वाला भी भाव उद्देश्य के साथ उसको समझे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, सर्दियों के दिन थे, मैं बाइक से जा रहा था, मेरी आंख में अचानक कोई कीड़ा चला गया, कीड़े की वजह से मेरा आंख बंद करना हुआ, सामने से महिला का देखना हुआ, तो वो आंख बंद करना और आंख मारना, बंद करना किस में तब्दील हो गया? मारने में। मतलब वो इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं, निर्वचन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर इंटरपेरेटिव जो रिसर्च है ना, वो समझने पर बल देता है। किसको समझने पर बल देता है? वो संस्कृति को समझने पर बल देता है, वो सिंबल्स को समझने पर बल देता है, वो इमेजेस को समझने पर बल देता है, वो स्क्रिप्ट को समझने पर बल देता है। आपने बहुत जगह ऐसा पढ़ा होगा ना कि अभी भी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो पढ़ी नहीं जा सकी। जब हम स्क्रिप्ट को समझने पर बल देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रिप्ट बताई, ठीक है ना, उसमें एक जानवर की फोटो थी, कुछ ऐसे लाइनें थी। अब जब हम उस स्क्रिप्ट को समझते हैं, ये फेमस व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं सारे लोग। इन्होंने स्क्रिप्ट को समझा, उन इमेजेस को देखा, वहां जो ताम्रपत्र सिक्के वगैरह प्राप्त हुए थे ना, मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जो बर्तन बर्तन को बोलते हैं मृद भांड, उनको जब देखा तो अनुमान लगाया कि मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। दैट इज इंटरपेरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च। इसे ही हम क्या कहेंगे? वाक्यात्मक ऐतिहासिक शोध। आ गए समझ में? जिसके बाद में अगला होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और फिर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ध्यान रखना, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है ना, वो प्रमुख रूप से क्वालिटेटिव रिसर्च पर आधारित होता है। हम बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जब संख्यात्मक आंकड़ों पर हम जाते हैं। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च प्रमुख रूप से होता तो क्वालिटेटिव ही है। वो क्वालिटेटिव इसलिए होता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास के विचार जानने का अनुभव करता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास के व्यवहारों का अध्ययन करता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास के रहन सहन का अध्ययन करता है। दैट इज क्वालिटेटिव। भाई इनका मेजरमेंट थोड़ी हो सकता है, किसी संस्कृति का मेजरमेंट कर सकते हो आप? ये तो कह सकते हो कि पूर्व की सभ्यताएं पश्चिम संस्कृतियों की तुलना में थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन कितना पुरानी है? 10%, 20%। है इसका कोई पैमाना? बिल्कुल पैमाना नहीं है। तो इसीलिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, प्रमुख रूप से क्वालिटेटिव रिसर्च पर आधारित होता है। लेकिन कई बार जब हम मात्रात्मक संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे हम एक बॉर्डर की चर्चा करें, ठीक है ना, उनके साम्राज्य की चर्चा करें, यानी जब हम नंबर्स पे जाते हैं, जब संख्यात्मक आंकड़ों पे जाते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाता है? संख्यात्मक हो जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से जो हिस्टोरिकल रिसर्च काम में लिया जाता है ना, दैट इज क्वालिटेटिव मेथड्स। ये क्या होती है? गुणात्मक शोध पद्धति होती है। दो तीन चीजें समझ में आ गई। पहली चीजें तो आपके ये समझ में आ गई
कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो क्या होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि हिस्टोरिकल रिसर्च है वो क्यों किया जाता है, और तीसरी बात ये समझ में आ गई कि हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके कितने प्रकार होते हैं। तीन चीज हम पढ़ चुके। अब देखो साहब आगे बढ़ते हैं। भाई वर्णात्मक है ना, वर्णात्मक में तो हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे किसी के बारे में, है ना। विश्लेषणात्मक में क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, मतलब और ज्यादा डीप में जाएंगे। तुलनात्मक में क्या करेंगे, दो संस्कृति या दो घटनाओं का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इंटरपेरेटिव में उसको समझने पर बल देंगे। संख्यात्मक में मात्रात्मक आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे, और गुणात्मक में क्वालिटिव रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर जिसके बाद में इसके चरण देख लो, स्टेप देख लीजिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं। ध्यान रखना, चाहे हिस्टोरिकल रिसर्च हो, चाहे कंपैरेटिव रिसर्च हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, प्रत्येक रिसर्च के जो चरण होते हैं ना लगभग एक जैसे ही होते हैं। या कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, ठीक है। हाँ, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की हम चर्चा करते हैं ना, एक होता है फॉर्मुलेटिव रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसे हम खोजपूर्ण अनुसंधान के नाम से जानते हैं। उसमें हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती, क्योंकि किसी चीज के बारे में पहली बार ही खोज की जाती है। उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना, वो भी नहीं किया जाता, क्योंकि जब साहित्य नहीं है तो हम काय का रिव्यू करेंगे, हम खुद ही पहली बार खोज कर रहे हैं उसकी, ठीक है। बाकी तो नॉर्मली जो चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, वो सारे एक जैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। और ये जो समस्या की पहचान है ना, समस्या की पहचान को ही हम अनुसंधान प्रश्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनुसंधान प्रश्न, और जैसा कि मैंने एक क्लास में कहा था कि इसी को हम अनुसंधान टॉपिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, टॉपिक। टॉपिक ही नहीं होगा तो हम अनुसंधान काय का करेंगे भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि समस्या की पहचान करनी है। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या हो गया, हमारा टॉपिक हो गया। जिसके बाद में दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे। परिकल्पना रिसर्च कार्य करने से पहले बनाई जाती है। मतलब परिकल्पना एक थॉट होती है, एक अस्थायी कथन होता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिकल्पना एक अस्थायी कथन होता है। एक व्यक्ति हुए थे जिसका नाम था लुंडबर्ग, एक व्यक्ति हुए थे और उनका नाम था लुंडबर्ग। लुंडबर्ग ने कहा था कि परिकल्पना है ना, वो भाई साहब क्या होता है, काम चलाओ आधार होता है। काम चलाओ आधार होता है, जिसकी सत्यता जांच करना अभी बाकी है। तो सबसे पहले हमने समस्या का चुनाव किया, दूसरे नंबर पर हमने उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे। ये मोटे मोटे मैंने आपको स्टेप बताए। आंकड़े इकट्ठा करेंगे, फिर आंकड़ों का हम एनालिसिस करेंगे, और जब आंकड़े एनालिसिस हो गए, जब हमें वास्तविकता का पता चल गया, तो सेकंड नंबर पर जो हाइपोथेसिस बनाई थी ना, उसका भी क्या हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगा। और छठे नंबर पर सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष यानी रिजल्ट प्रस्तुत कर देंगे, और ये रिजल्टों का ही हम क्या करेंगे, सामान्यीकरण कर देंगे। और सामान्यीकरण ही क्या बन जाएगा, थ्योरीज यानी सिद्धांत बन जाए। ये लो साहब, पहले नंबर पर क्या किया, समस्या का चुनाव किया। दूसरे नंबर पर क्या किया, परिकल्पना बनाई। तीसरे नंबर पर आंकड़ों का संकलन किया। चौथे नंबर पर आंकड़ों का विश्लेषण किया। पांचवें नंबर पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी, और छठे नंबर पर हमने क्या कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिए। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, स्रोत कौन कौन से हैं। अब ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनकर तैयार होती है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, उससे जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो आंकड़े इकट्ठा करने के जो सोर्सेज होते हैं ना, वो कौन से होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंकड़े हैं जो दो प्रकार के होते हैं। जो पहले नंबर का जो आंकड़ा होता है, उसे हम प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। और आंकड़ों का जो दूसरा प्रकार होता है, उन्हें हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो इतना समझ लो कि कोई अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, यानी ऐसे आंकड़े जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति पहली बार की जाती है, वो कहलाता है प्राइमरी। जैसे प्राइमरी आंकड़े इकट्ठा करने की विधि की हम चर्चा करते हैं, तो एक तो साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, दैट इज प्राइमरी। जिसके बाद में एक प्रश्नावली, प्रश्नावली के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, दैट इज प्राइमरी। जिसके बाद में अनुसूची के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं,
दैट इज प्राइमरी। उसी तरीके से सर्वे के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं दैट इज प्राइमरी, और अवलोकन के आधार पर भी ध्यान रखना आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं दैट इज प्राइमरी। ये प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधि है। साक्षात्कार क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है वो साक्षात्कार होता है। प्रश्नावली और अनुसूची क्या होती है? प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन प्रश्नावली को हम बाई पोस्ट भेजते हैं, ठीक है ना, डाक के द्वारा प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास भेजता है, ठीक है। प्रश्नावली केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही काम आती है, जबकि अनुसूची क्या होती है? अनुसूची को शिवम अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है और पूछ पूछ के शिवम भरता है। अनुसूची साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए काम आएगी, और प्रश्नावली केवल साक्षर लोगों के काम आएगी। सर्वे इसमें भी फील्ड में जाता है अनुसंधान करता, और अवलोकन में भी क्या करता है? वो फील्ड में जाता है। ये प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधि है। मतलब ऐसे आंकड़े जिनको कोई पहली बार इकट्ठा करता है दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी आंकड़े क्या है? जो ऑलरेडी किसी ने इकट्ठा कर रखे हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई किताब लिख रखी है, अब हम उस किताब की जानकारी अपने अनुसंधान में काम में लेंगे दैट इज सेकेंडरी। जैसे हम पत्र पत्रिकाओं की चर्चा करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में कोई जानकारी है, अपने अनुसंधान में काम में लेंगे दैट इज सेकेंडरी। जैसे हम किसी लिपि की चर्चा करते हैं, जैसे अभी सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करी, जैसे हम किसी लिपि की चर्चा करते हैं, उस लिपि का रेफरेंस हम अपने अनुसंधान में लेंगे दैट इज सेकेंडरी। जैसे हम किसी के कथनों की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, दैट इज सेकेंडरी। जैसे हम किसी के जीवन इतिहास की चर्चा करते हैं दैट इज सेकेंडरी। मतलब आपको केवल यह समझना है कि पहली बार आंकड़े इकट्ठा होते हैं प्राइमरी, और जो आंकड़े ऑलरेडी किसी ने इकट्ठा कर रखे हैं उनको हम अपने अनुसंधान में काम में लेते हैं दैट इज सेकेंडरी। हिस्टोरिकल रिसर्च में ये दोनों चीजें काम में ली जाती है, प्राइमरी भी काम में लिया जाता है, सेकेंडरी भी काम में लिया जाता है। अब ध्यान रखना, प्राइमरी में ऑरल रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे हम किसी इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, ऐतिहासिक विधि से किसी इतिहास के प्रोफेसर के पास गए, ठीक है ना, उससे हमने जानकारी इकट्ठा करी, तो वो प्राथमिक जानकारी है, पहली बार हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यहां पर जो ऑरल रिकॉर्ड है ना, मौखिक रिकॉर्ड है, वो भी किसमें आ जाएगा? प्राइमरी में। विजुअल आर्टिफैक्ट जो कलाकृतियां हैं, कलाकृतियां भी किसमें आ जाएंगी? प्राइमरी में। वो सेकेंडरी में भी आ सकती है कलाकृतियां। उसका कारण यह है कि कोई कलाकृति, जैसे अभी मैंने ये कुछ फोटोज बताई, अब ये डायरेक्ट फोटोज मेरे पास तो आई नहीं है, अनुसंधानकर्ताओं ने ये फोटो इकट्ठा करी है, फिर इंटरनेट पे डाली है, फिर मेरे तक। तो अगर मैं पहली बार जाता, पहली बार देखता, दैट इज प्राइमरी। लेकिन मैंने क्या किया कि उनकी बुक्स, उनके आर्टिकल से ये ली है, तो दैट इज सेकेंडरी। तो ऑरल रिकॉर्ड ये भी प्राइमरी हो सकता है। विजुअल आर्टिफैक्ट्स जो दृश्य कलाकृतियां हैं वो प्राइमरी होती हैं। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ये प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जनगणना डाटा, सेंसस डाटा की चर्चा करते हैं, ये भी हो सकते हैं। हिस्टोरिकल मैप और बुक्स और जर्नल्स वगैरह, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी में आ जाएंगे। ध्यान रखना, पहली बार आप तो इतना समझ लीजिए, जैसे यहाँ जनगणना आंकड़े हैं, ये जनगणना आंकड़े, अब पहली बार जब हम इनका कलेक्शन करेंगे ना तो ये प्राइमरी हो जाएंगे, ठीक है। विजुअल आर्टिफैक्ट्स पहली बार जब हम उनको कलेक्ट करेंगे दैट इज प्राइमरी। ऑरल रिकॉर्ड पहली बार हमने रिकॉर्ड किया दैट इज प्राइमरी। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट या पब्लिश डॉक्यूमेंट पहली बार हमने किया, हमने किसी डॉक्यूमेंट का पब्लिकेशन किया दैट इज प्राइमरी, ठीक है ना। और जिसके बाद में अगर हम ऐतिहासिक मैप की चर्चा करें, नक्शे वगैरह की चर्चा करें, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऐतिहासिक आंकड़े इकट्ठा करने के स्रोत होते हैं। ये लो साहब, ये आपकी जो क्लास है ना, वो आपकी क्लास भाई साहब यहां पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं ताकि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है ना, आज की क्लास में हमने हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में चर्चा की है, ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के बारे में चर्चा की है। तो पहली बात तो हमने ये चर्चा की थी कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है ना वो क्यों किया जाता है। पहला मुद्दा तो हमारे दिमाग में यही निकलता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्यों किया जाता है। हमें इतिहास के लोगों के बारे में अध्ययन करना हो, इतिहास के समाज के बारे में अध्ययन करना हो, इतिहास की संस्कृति के बारे में अध्ययन करना हो, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना हो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतिहास में जाकर जब हम अध्ययन करते हैं दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि इतिहास के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। दूसरी बात यह होती है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है ना, वो हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए भी किया जाता है कि पहले के अनुभव को या पहले के ज्ञान को वर्तमान समय में अप्लाई किया जा सके। भाई 2 बार मेहनत करना क्यों चाहेगा कोई? जैसे हम मुगल एम्पायर की चर्चा करते हैं। अब मुगल एम्पायर में भी ऐसा माना जाता है जो औरंगजेब था ना, वो बहुत ज़्यादा कट्टर था। सबसे ज़्यादा बदमाश औरंगजेब ही बताया, ठीक है? और अकबर है वो लिबरल था। लिबरल का कारण ये है कि अकबर के समय में अकबर के जो संबंध थे ना, वो हिंदू राजाओं से थे, खासकर राजपूत राजाओं से। तो इसलिए वो लिबरल हो गया। अकबर की उदारवादी नीति थी। उदारवादी नीति का मतलब ये है, ऐसा माना जाता है कि अकबर सभी धर्मों को सम्मान करता था। सम्मान करने के पीछे क्या कारण था कि कट्टरतावादी तो औरंगजेब आ गया, हिंदू मंदिर उसने तोड़ दिए। तो हम क्या करेंगे कि अकबर के काल का अध्ययन करेंगे और औरंगजेब के काल का अध्ययन करेंगे। तो जो मूल डिफरेंट आएगा ना, मूल जो कारण आएगा, उस कारण के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि अकबर लिबरल था और औरंगजेब है वो रेडिकल था। या ऐसा माना जाता है कि अकबर के काल में महिलाओं को एजुकेशन की व्यवस्था थी, परमिशन दे रखी थी अकबर ने कि महिला एजुकेशन ले सकती है। तो उसके पीछे क्या कारण थे? जैसे हम चर्चा करते हैं, दिल्ली सल्तनत की चर्चा करें। अब दिल्ली सल्तनत में भी एक महिला रजिया सुल्तान, ठीक है ना, वो पावरफुल लेडीज बन गई थी रजिया सुल्तान। तो उसको पावरफुल बनने के पीछे क्या कारण थे? क्या वहां पर ऐसा कोई व्यवस्था थी कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कुछ प्रयास किए गए थे? उनको पता लगाने के लिए हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें आज से 500-600 साल पहले रही हो, उन अच्छी चीजों को अभी अप्लाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने महाराजा गंगा सिंह जी का आपको एग्जाम्पल दिया। कभी आप जूनागढ़ का किला है, बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, जमीनी किला है, कभी आप जूनागढ़ के किले में जाओगे, महाराजा गंगा सिंह जी का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है वहां पर। आजकल तो अंबानी अडानी ये अब हेलीकॉप्टर, गंगा सिंह जी के पास उस जमाने का हेलीकॉप्टर था। गोलमेज सम्मेलन में गए थे, बहुत दिमागधारी व्यक्ति थे। मुझे तो खैर ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं तो सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हूं, तो ये कुछ एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं। ऐसा माना जाता है कि वो भागीरथ है, मारवाड़ का भागीरथ है वो। तो उनके आइडियाज को अभी अप्लाई करने के लिए, व्यवस्था को अप्लाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, ठीक है? और ये हिस्टोरिकल रिसर्च यानी आंकड़े इकट्ठा करने के स्रोत हो जाते हैं, जिसके बाद में प्रकार हो जाते हैं डेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, कंपैरेटिव, इंटरप्रेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। जिसके बाद में सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस और फाइनली हम रिजल्ट। ये ऑरल रिकॉर्ड, विजुअल आर्टिफैक्ट, अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मैप आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगे, जर्नल्स वगैरह ये आ जाएंगे, ठीक है ना? और ये आपको कुछ इमेजेस बताइए, है ना? इनके बारे में ज्यादा जानना हो, अब आप देख सकते हो क्या शानदार गलियां हैं। ईंटों का भी प्रयोग किया था, पकी हुई ईंटों का प्रयोग। तो आपको एक चीज बताऊं, हो सकता है कि हमने ईंटों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा हो। अगर मान लेते हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी जैसे व्यक्ति अगर इसकी खोज नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलता कि ईंट भी कोई चीज होती है? हो सकता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो उनका आइडिया हमने यहीं से ही लिया हो सकता है ना? और ये जो आजकल स्विमिंग पूल बनाते हैं या फिर नगर के चारों तरफ बाउंड्री खींचते हैं, इसे हम गेटेड सोसाइटी बोलते हैं। आपके एक टॉपिक है गेटेड सोसाइटी, नेट सोशोलॉजी में एक टॉपिक आएगा गेटेड सोसाइटी। गेटेड सोसाइटी 4 दीवारी के भीतर की सोसाइटी होती है, जो अपनी आवश्यकताएं अपने दायरे में ही पूरा कर लेती है। तो ये गेटेड सोसाइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हो सकता है कि ये आइडिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लिया हो। जिसके बाद में ये विशाल स्नानागार, ये देख लीजिए, आज जो हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, हो सकता है कि स्विमिंग पूल का आइडिया हमने यहाँ से लिया हो, मोहनजोदड़ो से लिया हो। आज हम स्टेचू बनाते हैं, ये कलाकृतियां आज के टाइम में खूब चल रही हैं, बहुत कॉस्टली मिलती हैं कलाकृतियां, ठीक है? हो सकता है कि कलाकृतियां, ये सारा जो कल्चर है हमने वहीं से प्राप्त किया हो सकता है ना?
ये बसावट वहीं से की हो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई साहब, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। ठीक है, मन लगा के पढ़ा करो। देखो, शब्द है ना, शब्द, शब्दों के मायने चेंज हो सकते हैं। लाइन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है, लेकिन उसका भाव समझ रखा है हमने, ये कहना क्या चाह रहा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो कैसे भी घुमा दे, कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रश्न को गलत कर दे। असली खेल परीक्षा में शब्दों का ही तो है। एक शिक्षक क्या होता है, उस चीज को आसान भाषा में समझा देता है। भाई यही तो होता है शिक्षक की भूमिका। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपका है ना 50% काम तो वहीं हो जाएगा जब आपने प्रश्न को समझ लिया। ठीक है, और वो प्रश्न तभी समझ में आएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। मुझे क्या जरूरत थी ये सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह बताने की, लेकिन इसलिए कि विद्यार्थियों के अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी शुभकामना है, अच्छे से मेहनत करें, मां शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।